नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं हरियाणा से मुकेश दिगानी। मुकेश दिगानी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वे बच्चों की शिक्षा को लेकर काम करते हैं। गन्नौर में उमंग विद्यालय नाम से एक विद्यालय वो और उनके साथी चला रहे हैं। हम उनसे उनके प्रयोगों के बारे में बात करते हैं। मुकेश भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चोखी बात में। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज आपने हमें मौका दिया चोखी बात में आने का, ये बात रखने का। चोखी बात हमारा एक लोकप्रिय संवाद का कार्यक्रम है, हमेशा हम आपको सुनते हैं। तो आज आप शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, आज आमंत्रित किया। तो मुकेश भाई, ठीक। मैं जैसा मैंने बताया, मैं गन्नौर आया था और मैंने उमंग विद्यालय देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को बताइए कि इस विद्यालय में क्या अलग है और उसके पीछे आप लोगों की क्या सोच थी और क्यों ये शुरू किया गया, उसके बारे में बताइए। जी। तो हिमांशु भाई, मैं पिछले 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें से करीब 12-13 साल मैंने एज ए शिक्षक काम किया। और अभी मैं हरियाणा के में लिंग भेदभाव के मुद्दे पर उसे समाप्ति के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा हूँ, स्कूलों और कॉलेजेस के जी। युवाओं के साथ। जी। तो इन 12-13 साल के एक अध्यापक के अनुभव के रूप में मैंने ये अनुभव किया था जी। कि स्कूल जो है, जो कि बच्चों में उत्साह, उल्लास, उमंग और सामाजिक चेतना पैदा करने का स्थान होना चाहिए था, जी। वहाँ वो इसके विपरीत कार्य कर रहा है। वो हम्म। उन सब मूल्यों को लेकर आ रहा है जिस पर आज हम समाज में असमानता देखते हैं, हिंसा देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। जी। और बच्चों के अंदर हम कहें तो सीखने सिखाने की जो ललक है, जी। उसको खत्म करने का स्थान बनता जा रहा है। और जी। उसकी जड़ में मैं देखता हूँ कि स्कूल, जो कि व्यापार नहीं होना चाहिए था, जी। तो आज शिक्षा जो है एक व्यापार का जरिया बनी हुई है, मुनाफे पर आधारित है। इन सब से निराश होकर हमने खुद से एक पहल करने का प्रयास किया और उसी की पहल की शुरुआत उमंग के रूप में हमने गन्नौर से की। जी। जी हिमांशु भाई। तो इसमें क्या अलग है, क्या वैकल्पिक है बाकी विद्यालयों से? एक एक चीज बताएं आप हमें। जी हाँ, जरूर। तो हिमांशु भाई, जैसे मैंने बताया कि अभी हम अगर देखें तो जो वर्तमान की शिक्षा का जो मॉडल है, जी। वो एक तरीके से फैक्ट्री मॉडल पे खड़ा है, जी। जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो रहे हैं, उस बाजार के लिए तैयार हो रहे हैं, उस बाजार की ज़रूरतों के लिए तैयार हो रहे हैं। जी। आपकी अपनी जो इच्छाएं या आपकी जो अपनी प्रतिभा है या जो आप में जो गुण हैं या जी। जो संभावनाएं हैं, जी। असल में उसकी कहीं कोई बात ही नहीं है। जी। तो उस सब के चलते जब आप एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो रहे हैं, तो एक मानवीय जो हमारे गुण हैं, जो मानवीय हमारी संभावनाएं हैं, वो मर जा रही हैं। जी। और उसी से अगर हम देखें तो उमंग उन सबको, यानी आप फैक्ट्री मॉडल के रूप में जो जो एक स्कूल की परिकल्पना में देखते हैं कि जी। स्कूल एक जेल की तरह दिखते हैं, स्कूल को अगर आप देखें एक समय के, मतलब एक बाह्य अनुशासन में जो बांधा जा रहा है, जी। वहां पर बच्चा, जो कि अगर हम कहें तो कि शिक्षा के केंद्र में जो बच्चा होना चाहिए, वहाँ जी। बच्चा केंद्र में नहीं है। बच्चों रेजिमेंटेशन की है। इच्छाओं या बच्चों की, अगर हम कहें कि जी बिल्कुल। तो उमंग उन सारी मान्यताओं को बदलता है। जी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उमंग एक वैकल्पिक शिक्षा है। असल में वो विकल्प नहीं है, वो एक प्राकृतिक शिक्षा है। जी। पर आज की जो वर्तमान दौर की व्यवस्था है या वर्तमान दौर का जो मॉडल है शिक्षा का, ये जी। उसका विकल्प है कि हमारा वो टैग लाइन भी अगर आप उमंग का देखेंगे तो वो है शिक्षा एक बेहतर समाज के लिए। जी। क्योंकि हम मानते हैं कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाने में शिक्षा एक हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, पर वो तभी संभव है जब वो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। जी। तो उमंग मुख्य रूप से कुछ मानवीय मूल्यों को आधार में रखते हुए उसके इर्द गिर्द कार्य करता है, और ये मानवीय मूल्य सिर्फ किताबों में नहीं, उमंग की प्रैक्टिकल लाइफ से आते हैं। जी। यानी वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सुबह से के लिए शाम तक का जो गतिविधियां हैं, जी। उसके केंद्र में बच्चा है। जी। और सभी मूल्यों को हमने प्रैक्टिकल में उतारना शुरू किया है। जी। जैसे अगर मैं यहाँ एक बात करूं, जी। तो एक मूल्य हमारा है समता का या इक्वालिटी का।
तो जी। वहाँ टीचर हो, बच्चे हों, कोई भी काम करने वाला हो, वो सब समान है। जी। तो हम उनको उम्र या अनुभव के आधार पर बड़े छोटे के रूप में नहीं देखते। सब लोग एक साथ काम करते हैं, जी। एक साथ नीचे बैठ के कार्य करते हैं। उमंग में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। जी। हमारे यहाँ पे कोई पद के आधार पर, कोई जी। स्वीपर, पीएन इस तरह के कोई पद नहीं है। जी। स्कूल के सारे कार्य को मिलकर बच्चे और टीचर और अन्य सहयोगी लोग सब मिलके उस कार्य को करते हैं। जी। तो साफ सफाई से लेके वहाँ की सारी व्यवस्थाओं में सबका मिला जुला रहता है। तो समानता का जो या समता का जो मूल्य है, उसे हम सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ रहे, उसे व्यवहार में उतार रहे हैं। जी। दूसरा, उमंग को हम एक लोकतांत्रिक विद्यालय कहते हैं। जी। लोकतांत्रिक से अगर हम समझें, जी। तो हम कहते हैं कि जो फैसला जिसे प्रभावित करता है, जी। उस फैसले में उसकी भागीदारी होना जरूरी है। जी। यानी जो फैसले बच्चों को प्रभावित करते हैं सीधे सीधे, वो बगैर बच्चों की राय और उनकी सलाह के आप वो फैसला नहीं लेंगे। यहाँ जी। तक कि उमंग में जो यूनिफॉर्म का फैसला है, जी। वो वोट के आधार पर मना कर दिया गया। तो अच्छा। बच्चों ने वोटिंग की और बच्चों ने कहा कि वो नहीं होंगे, तो वो वोट नहीं हुई। जी। दूसरा, जो जहाँ तक है कि हमने कहा कि हम मुनाफा आधारित शिक्षा पर विश्वास नहीं करते और जी। शिक्षा को हम व्यापार नहीं बनाते। जी। तो उमंग में फीस स्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है। ये माता पिता, क्योंकि फीस सीधा माता पिता को प्रभावित करती है, जी। तो माता पिता तय करते हैं कि वो कितना सहयोग स्कूल को करेंगे। जी। तीसरा, जो टीचर हैं, तो जी। टीचर्स की कितनी छुट्टी होंगी और सैलरी तक का भी वो जी। सब मिलके तय करते हैं। उसमें टीचर्स की तरफ से आता है, छुट्टियों से लेके, काम के घंटे से लेके और वेतनमान तक, ये जी। सब उनके। और एक बड़ी चीज जो हमने उमंग में की, हम जी। चाहते तो हम कॉरपोरेट फंडिंग या अलग तरीके से संसाधनों को जुड़ाव कर सकते थे सरकार के मदद से। जी। हमने इसको जन सहयोग पर आधारित किया। जी। यानी उमंग जो है वो पूरा का पूरा जन सहयोग पर आधारित है। जी। उमंग में जितने भी कमरे बने, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या जितना भी सहयोग है, जी। उसमें करीब 50% से ज़्यादा बच्चे जो है स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, जी। निःशुल्क पढ़ रहे हैं एक तरह से। ये सारा सहयोग जनता का और समाज के द्वारा है। जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उमंग के, जी। जिनके आधार पर वो खड़ा है। और पिछले कुछ सालों की समझ में मैं थोड़ा सा, अगर आपको आप जी। जानने में इच्छुक होंगे, तो थोड़ी जी। एक ब्रीफ हिस्ट्री के तौर पे उमंग की जर्नी बताऊंगा 2 मिनट के लिए। जी। 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 तो हमने उमंग को शुरू किया था, मतलब हमारे गन्नौर में एक अनाथ आश्रम था। जी। तो वहाँ हम एक बार गए, मैं कुछ स्कूल के बच्चों के साथ गया था उनको उपस्थितियाँ दिखाने। तो वहाँ मैंने देखा कि उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, पर जी। शिक्षा की दिक्कत है। तो वहाँ से उमंग में हमने उन बच्चों के साथ काम शुरू करा, और वहाँ जी। से होते हुए फिर हमने डकोत बस्ती के बच्चों के साथ काम शुरू किया। जी। और डकोत बस्ती बेसिकली एक पिछड़ा वर्ग है, जी। जो आज भी भिक्षा के ऊपर ही अपना आधार बनाकर चलता है। और वो वहाँ की लड़कियाँ पहली पीढ़ी थी जिन्होंने उमंग में आके शिक्षा ली और अपने फैसलों तक वो गई। जी। आमतौर पे 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती थी। वहाँ जी। लड़कियों ने ना केवल अपनी शादी की उम्र को डिले किया, जी। बल्कि अपने फैसलों में भी अपनी भागीदारी की। जी। और उसके बाद फिर हमने लड़कियों का उमंग लोकतांत्रिक स्कूल शुरू किया, और धीरे धीरे हमारी ये समझ बनी जी। कि हम जेंडर बायस्ड होने की वजह से दोनों ही जेंडर के साथ काम करेंगे। हमने लड़का लड़की को फिर एक साथ इकट्ठा किया, जी। और इसी समझ के साथ हमें बहुत सारी गहरी गहरी अलग अनुभव जी। रहे, जी। जहां हमने ये देखा कि बच्चे असल में सीखना चाहते हैं, पर उनका सामाजिक परिवेश सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। जी। और उसके बाद फिर हमने इसके लिए ये किया कि हम सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों की बजाय हम इस दायरे को तोड़ते हुए एक सोशो इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी का स्कूल बनाएंगे। और आज उमंग के अंदर मेरी दोनों बेटियां भी वहाँ पढ़ती हैं। जी। मेरे समाज के और मेरे साथी जिनके बच्चे कुछ बड़े स्कूलों में, नामी ग्रामी स्कूलों में थे, वो भी उमंग में पढ़ते हैं। जी। और बहुत इंटीरियर गांव के बच्चे जो कि बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से थे, वो जी। भी वहाँ साथ पढ़ते। तो ये एक खूबसूरती जो उमंग की है कि जी। हर वर्ग का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। जी। अभी 6 अलग अलग राज्यों के बच्चे उमंग में हैं, 6 अच्छा। से 7 भाषाओं के बच्चे वहाँ हैं, अलग अच्छा। धर्म, अलग जातियों, जी। अलग रंग रूप के बच्चे वहाँ हैं। तो जी। एक कल्चर डाइवर्सिटी, सोशो इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी उमंग की खूबसूरती है। जी। और दूसरा, चाइल्ड सेंटर में है और सारे फैसले हम लोग मिल के करते हैं। जी। जी। तो पीरियड, टीचर, पहले कौन सा विषय पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, क्या ये फैसले भी बच्चे करते हैं? हम्म हम्म।
हाँ, इसमें हमने ये अनुभव ज़रूर किया था जो आप कह रहे हैं। जी शुरुआत में जब हमने किया तो हमने डेमोक्रेसी मतलब वो किया कि बच्चे तय करेंगे चीज़ों को। जी तो बच्चे जो तय करते हैं तो उनके भी अपने कुछ मतलब कहें कि अनुभव हैं या उनके कुछ एक्सपोज़र्स हैं। जी तो अब सिर्फ़ बच्चे तय नहीं करते, अब टीचर और बच्चे मिलके तय करते हैं। पहले सिर्फ़ बच्चे तय करते थे, जी पर अब टीचर और बच्चे मिलके तय करते हैं। जी तो उसमें सुबह का मैं आपको थोड़ा-सा दिन का वो बताता हूँ प्रारूप कैसे होता है। जी सुबह जब सभी लोग आते हैं, तो एक जी सर्कल बनता है। जी वो सर्कल बेसिकली जब हम सब हाथ पकड़ते हैं, तो हम वो जाति, धर्म और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, जब जी आप एक सर्कल में खड़े होते हैं। जी और फिर वहाँ से उस पूरे दिन की और पिछले दिन के एक रिव्यू होता है और आज के दिन की योजना बनती है। जी उसमें ये है कि हमने दिन के समय तय किया हुआ है, पीरियड्स तय हैं कि मैथ का और इसका किस-किस तरह से है और फिर उसके बाद सफाई का समय होता है 15 से 20 मिनट का। उस जी 15 से 20 मिनट में सब लोग मिल-जुल के टॉयलेट से लेके और क्लासरूम तक आस-पास का सारा सराउंडिंग साफ करते हैं। जी उसके बाद फिर उनकी एक असेंबली होती है। जी पर ये असेंबली भी अपने आप में हम कहें कि हम भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं, जी तो हम किसी विशेष धर्म की प्रार्थना अपनी सभा के अंदर नहीं करते, अपनी असेंबली में नहीं करते। जी यहाँ तक कि हम धर्म को व्यक्तिगत मामला मानते हैं और हम उन गीतों से, उन आपसी चर्चाओं से बात शुरू करते हैं जो कि प्रगतिशील हैं, जो कि हमारी सामाजिक चेतना को उभारते हैं। फिर जी उसके बाद समसामयिक विषयों पर बच्चों के बीच में चर्चाएँ होती हैं और कई बार काफ़ी अच्छी-खासी हम कहें कि बहस भी होती हैं। जी हम न्यूज़पेपर को वहाँ का हिस्सा बनाते हैं, हम आस-पास चल रही घटनाओं पर खूब सारी चर्चाएँ करते हैं और उसमें अपनी भूमिकाओं को समझते हैं। जी क्योंकि हम मानते हैं कि शिक्षा का काम मात्र कुछ जानकारियाँ देना भर नहीं है, बल्कि बच्चों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का आना, तभी वो दुनिया को बेहतर दुनिया या सामाजिक बदलाव में योगदान दे सकते हैं। तो जी इस परिप्रेक्ष्य से उसके बाद बच्चे अपनी कक्षाओं में जाते हैं और उन कक्षाओं के अंदर सब ग्रुप है, वहाँ वो टीचर के साथ मिलके सब एक साथ नीचे बैठते हैं और जी वहाँ तय करते हैं कि आज के दिन में उनकी क्या-क्या लर्निंग्स रहेंगी। जी और इसमें भी किसी को अगर लगता है कि आज उसका पढ़ाई का नहीं है, तो वो जी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जी तो ये फिर पूरा दिन चलने के बाद जो बीच का हमने खाने का समय रखा है, जी उसमें भी खूबसूरत बात ये है कि सब बच्चे मिल के खाना खाते हैं। जी टीचर साथ में बैठ के खाना खाते हैं और एक जी 1 मिनट का आपको एक छोटा-सा किस्सा मतलब शुरुआती दौर का उमंग का बताऊँगा जी कि उमंग में क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग धर्म जातियों से लोग आए, तो उनके अपने कुछ बायसनेस थी या हम कहें कि पारिवारिक रूप से बच्चों में आई थी कि इनके दूसरी जाति के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, दूसरे जी धर्म के साथ रोटी नहीं खानी उन बच्चों के साथ। तो ये बच्चों में पारिवारिक रूप से आया था। जी तो इसको तोड़ने के लिए हमने एक पीटीएम की जिसमें हमने पेरेंट्स को बुलाया और जी हमने कहा कि आप सब रोटी लाइए, जी लंच हमारे यहाँ होगा पर रोटी आप लाएँगे, जी सब्जियाँ हमारे यहाँ बनेंगी। जी और फिर हमने सब्जियाँ बनवाई, रोटी सबकी लेके एक टोकरी में डाल ली और जी फिर लंगर की तरह सबको बिठा के खिलाया। जी और फिर जब खाना खा लिया उसके बाद चर्चा हुई कि जो आपने रोटी खाई थी क्या वही थी जो आपके घर से आई थी? जी या किसके घर से आई थी? क्या ब्राह्मण के घर से थी, मुस्लिम घर से थी, सिख से थी? ये सारे समुदाय हैं हमारे यहाँ। जी या डकौत बस्ती के बच्चे की थी? वो बोले ये जी तुम्हें भी नहीं पता। जी तो फिर आज रोटी में फ़र्क नहीं किया तो जब आपके बच्चे लाते तब आप फ़र्क क्यों करते हैं? जी तो हम इंसान हैं। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके माता-पिता के साथ लगातार संवाद क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा जो एक सर्टेन बिहेवियर कर रहा है, उसके कारणों को जानने के लिए आपको उनके घर तक जाना होगा। जी तो हमारा हर शिक्षक उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, लगातार बच्चों के घरों में जाना, उनकी दिक्कतों को समझना, जी उनके व्यवहार के कारणों को समझना, जी ये हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और लगातार सीख रहे हैं। हम जी मानते हैं कि हम सिखाने नहीं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हैं। जी जी जी, हिमांशु भाई। हमारा जो शिक्षा का ढांचा है उसमें हम डेमोक्रेसी की वैल्यूज की बजाय अथॉरिटेरियन वैल्यूज बच्चे को सिखाते हैं। हम बताते हैं कि सत्य वो होता है जो अथॉरिटी बताती है और क्लास में अथॉरिटी टीचर है और हम वहीं से उसको हुँ, अथॉरिटी के सामने झुकना, उसकी बात को स्वीकार कर लेना, तानाशाही को स्वीकार कर लेना और डेमोक्रेटिक सोच को वहीं के वहीं रोक देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से और बदल रहे हैं और एक
नए तरह का विकल्प दे रहे हैं जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे में शुरू से क्लासरूम से आ रही है, और ये एक डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेटिक वैल्यू को मजबूत करने का काम करेगा। बिल्कुल, निश्चित आप बिल्कुल आपने सही कही हिमांशु भाई कि उमंग में हम जो पूरा हमारा जोर है वो मानने पे नहीं है, वो जानने पे है, जी सवाल उठाने पे है। जी उमंग में जो सबसे ज़्यादा रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है जिस चीज़ का वो सवाल पे है, कि जी जो जितना सवाल उठा रहा है और कोई सवाल छोटा, बड़ा या गलत या सही नहीं है। जी सवाल उठाना ही अपने आप में खूबसूरत बात है। जी मान लेने की परंपरा उमंग में नहीं है, जी इसीलिए यहाँ पर हर रोज की आप सर्कल में जब बातचीत होती है तो वहाँ फिर छोटे बड़े का फर्क नहीं है। जी एक 4th क्लास का बच्चा, मतलब एक उस समूह का बच्चा जी। एक अपने टीचर से सीधा सीधा सवाल कर रहा है कि कल आप देरी से आए थे, उसका क्या अच्छा कारण रहा, या अच्छा। आपने जो ये बात की थी आप ये पूरा नहीं कर पाए, क्या आप इसका जवाब देंगे। जी तो ये जो वो अब बड़ों से छोटों तक होता आ रहा है, शायद यही हमारे देश का, हम बेशक से लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं, जी पर लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो जी हमारे जीवन या हमारी शिक्षा से काफी दूर हैं। और उसका जी सबसे बड़ा मूल्य तो यही है कि हम सवाल उठा सकें, उस पावर स्ट्रक्चर के तहत जो मानने की परंपरा रही है उस पर भी सवाल उठा सकें। वो उमंग में बहुत खूबसूरती से हो रहा है, और ये प्रैक्टिकली मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि ये एक तरीके का वहाँ एनवायरनमेंट बना है कि बड़े बच्चों ने सवाल उठाने शुरू किए थे, उनके देखा देखी अब छोटे से लेके बड़ा तक आपसे सीधा सीधा सवाल उठा सकता है। तो दूसरा एक बहुत और बड़ी वैल्यूज पे हम लोग प्रयास करते हैं काम करने का, कि जी। हम कंपटीशन में बिलीव नहीं करते। हम्म, उमंग में हम प्रतियोगिता को कोई स्थान नहीं देखते, और जी साथ ही हम तुलना को भी कोई स्थान नहीं देते, हम बहुत अच्छा। कंपैरिजन नहीं करते। फॉर अच्छा। एग्जांपल अभी ये हमारी असेसमेंट्स चल रही हैं, तो जी असेसमेंट में कुछ बच्चे बीच में सेशंस के अलग अलग स्कूलों से भी आते हैं, तो उनकी आदत है वो चीटिंग जैसी। तो जी आज जब मैं स्कूल से आया हूँ तो वहाँ सर्कल में पूरा नकल के विषय पे बात हो रही थी कि जी नकल की जरूरत क्यों है। तो ये निकल जी। के आया कि माता पिता सर्टन नंबर देखना चाहते हैं तो बच्चा उस प्रेशर में है, हाँ, और अगर तुलना है आपस में क्लास में बच्चों में ही, तो जी उसके तहत भी उनको वो सर्टन नंबर्स लाने हैं। जी तो ये सारी बातचीत का बीच में बच्चे ने ये बातें रखी कि माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर सर्टन दबाव है, और जी उसी के चलते वो कुछ अनैतिक हो रहे हैं। फिर जैसे उसे सत्य से दूर होना पड़े, ईमानदारी से दूर होना पड़े, न्याय से दूर होना पड़े, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है जी वो मानवीय मूल्यों या हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उसमें स्पेस नहीं है। जी और ये काम हमारी शिक्षा का है कि उन मूल्यों को स्थापित करे, उनके बिल्कुल स्टार्टिंग जीवन से ही। अगर स्कूल या ये विद्यालय ये काम कर सके तो मुझे लगता है कि उसका रिफ्लेक्शन आने वाले समय में समाज में भी आएगा। तो ये बिल्कुल। प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं कि इन मूल्यों को हम सिर्फ बात ना करें, व्यवहार में उतारें। तो अ, यहाँ पर हम कोई तुलना नहीं करते बच्चों की। हमने अंत में ये कहा कि जो आज असेसमेंट हो रहा है वो हम मार्क्स नहीं देंगे, हम जी उसको सिर्फ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएंगे, वो भी व्यक्तिगत रूप से। हर जी बच्चे का अपना व्यक्तिगत असेसमेंट बनेगा, उस पर जी पहले बच्चे से बात होगी, फिर उसके पेरेंट्स से बात होगी, और फिर उसकी आगे की योजना पे बात होगी। और जी किसी दो बच्चों की आपस में किसी भी रूप में कोई तुलना नहीं होगी। जी तो ये मतलब हम लोग मानते हैं कि बिल्कुल। तुलना यानी रूप में दो इंसानों की तुलना किसी भी रूप में वो जायज नहीं है। हर जी की अपनी संभावनाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं, उसी को उभारने का उमंग में प्रयास है। बिल्कुल। जी। तो जो प्रसिद्ध दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति का कहना था कि हम प्रतियोगिता और तुलना इन दोनों से बचना चाहिए, और बच्चों को में वो नहीं हमें डालना चाहिए। आप उसको कर रहे हैं। आपके जो प्रयोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। और हम उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसको आगे चलाते रहें, और जो आपने सोचा है लक्ष्य, एक बेहतर समाज बनाने का, उसको आप प्राप्त कर सकें। आपने आज वक्त निकाला और हमसे बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौका मिला तो दोबारा आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। आज हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जरूर।